तो मास्टर स्ट्रोक में आज हम सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा का विश्लेषण करेंगे। अरविंद केजरीवाल के मन में एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पल रहा है और लोकतंत्र में ये ख्वाब हर किसी के जहन में आना जायज़ है। उन्हें लग रहा है कि विपक्ष कमज़ोर है, कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे हालात में वो विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं। देश में 2024 में चुनाव होने हैं और उससे पहले ये बहस कई बार होगी कि बिखरे हुए विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा होगा कौन, क्योंकि इस लिस्ट में नाम बहुत सारे हैं। सबसे पुरानी पार्टी के राहुल गांधी हैं, बहुत दिनों से ममता बनर्जी भी खुद को 2024 के लिए प्रोजेक्ट कर रही हैं। नीतीश कुमार को भी कुछ पार्टियां विपक्ष का पीएम का चेहरा बनाने की कोशिश में है। अरविंद केजरीवाल खुद को ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन सभी नेताओं के लिए सेम पेज पर आना बहुत बड़ा चैलेंज है। विपक्ष के बीच एक राय बनाना बहुत मुश्किल है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल के मन में फूटा पीएम वाला लड्डू आपको देखना चाहिए। 130 करोड़ भारत के लोग मिलकर प्रण लें कि हम सब लोग मिलकर आने वाले समय में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। बसंती चोला मेरा रंग दे, बसंती चोला मेरा रंग दे, बसंती चोला मेरा रंग दे। इस कार्यक्रम के बाद ये सवाल उठा है कि क्या अरविंद केजरीवाल के दिल में पीएम वाला लड्डू फिर फूट रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल ने 2024 में प्रधानमंत्री वाली महत्वाकांक्षा फिर पाल ली है? इन सवालों के पीछे छिपी वजह जानने से पहले जरा इस कार्यक्रम के बारे में जान लीजिए। आज रंग दे, मैं रंग दे, मेरा रंग दे, बसंती चोला। ये दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम का एक कार्यक्रम था जिसमें अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 का नारा दिया। इस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने बहुत से दावे किए, लेकिन उन्होंने कई सारे ऐसे बयान भी दिए जिनसे ऐसा लगा कि उनके दिल में फिर से प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पल रहा है। कार्यक्रम में देशभक्ति हर जगह डाली गई थी। जैसे ही अरविंद केजरीवाल मंच पर आए, उन्हें एक तिरंगा थमा दिया गया। देवियों सज्जनों, आपके सामने हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का शुभागमन हो रहा है, जिसे वो अगले 2.25 मिनट तक लहराते रहे और पीछे देशभक्ति का गाना बजता रहा। को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को सामने जो समर्थक थे उनके हाथों में भी पहले से ही तिरंगा था। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। भारत माता की। भाषण देने से पहले अरविंद केजरीवाल ने भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, ठीक वैसे ही जैसे वो 10 साल पहले अन्ना आंदोलन के दौरान लगाया करते थे। मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, जय हिंद, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने मेक इंडिया नंबर 1 कार्यक्रम का ऐलान किया और सभी देशवासियों को इससे जुड़ने की अपील की। तो आज हम एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस मिशन का नाम है मेक इंडिया नंबर 1। 130 करोड़ लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ना है। इस देश के हर नागरिक को इस मिशन के साथ जोड़ना है। इस देश के हर नागरिक का सपना रहा है कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है।
देश को नंबर 1 बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने आज जो प्लान बताया, अब उसे भी सुनिए। हर बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा का इंतजाम, हर व्यक्ति के लिए मुफ्त इलाज, युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान, किसान को फसल का पूरा दाम मिले। लेकिन अरविंद केजरीवाल के वो कौन से बयान थे जो ये बताते हैं कि उनकी नजर 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा बनने पर है? अब एक एक करके उनके वो बयान भी ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अगर इनके भरोसे छोड़ दिया, इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे छोड़ दिया, तो अगले 75 साल और पीछे रह जाएंगे। इनमें से किसी को अपना परिवार प्यारा है, इनमें से किसी को अपना दोस्त प्यारा है, किसी को भ्रष्टाचार करना है, किसी को देश लूटना है, और हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये मिशन राष्ट्रीय मिशन है, ये देश को आगे ले जाने का मिशन है, ये किसी पार्टी का मिशन नहीं है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं, सारे बीजेपी वाले भी साथ आओ, सारे कांग्रेस वाले भी साथ आओ। मैं पूरे देश में जाऊंगा, पूरे देश के कोने कोने में जाऊंगा, लोगों को जोड़ूंगा और 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाएंगे। 130 करोड़ लोगों को इस मिशन से जोड़ेंगे, और जब 130 करोड़ लोग जुड़ गए तो भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल के लिए ये इतना आसान है? उनके सामने एक विशालकाय पार्टी के रूप में बीजेपी खड़ी है। ये बात सही है कि विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है, और खासतौर से कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है और वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री का चेहरा बनना इतना आसान होगा? सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की ताकत की बात कर लेते हैं। उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर 7 साल का अनुभव है। देश में उनके एक लोकप्रिय नेता की छवि है। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। दिल्ली के बाद पंजाब जीतकर ताकत में और इजाफा ही हुआ है उनकी। दिल्ली मॉडल की विपक्ष तारीफ करता है। हमेशा राजनीति के मोड में रहते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की अपनी कमजोरियां भी है, और उन पर भी आपको नजर डालनी चाहिए। पार्टी सिर्फ दिल्ली और पंजाब में ही सीमित है। यूपी, गोवा और उत्तराखंड में चुनाव हारी है। दिल्ली में दोनों बार लोकसभा चुनाव हार गई है। राष्ट्रीय स्तर पर करिश्माई नेता की छवि अभी नहीं है। पार्टी के पास राष्ट्रीय स्तर का कैडर अभी नहीं है। केजरीवाल की नैतिकता वाली छवि को नुकसान भी पहुंचा है, और इन्हीं वजहों से 2024 में उनकी राह मुश्किल लग रही है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के सामने विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो अनुभव और समीकरणों के मामले में केजरीवाल से ऊपर हैं, जैसे राहुल गांधी, जो भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी के, अब नहीं लेकिन पुरानी पार्टी के नेता हैं। उनकी पार्टी पूरे देश में मौजूद है, नेशनल लेवल पर। ममता बनर्जी से अगर अरविंद केजरीवाल की तुलना करें तो ममता बनर्जी उन पर भारी पड़ती है, क्योंकि वो लगातार 3 बार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, 20 सालों तक सांसद रही हैं, केंद्र में रेलवे, एचआरडी और कोयला मंत्रालय संभाल चुकी हैं। विपक्ष के तीसरे कैंडिडेट के तौर पर नीतीश कुमार का नाम आता है। वो भी अरविंद केजरीवाल पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास 17 सालों का मुख्यमंत्री रहने का अनुभव है। उनकी छवि भी साफ सुथरी है, एक सेक्युलर नेता की है। वो भी केंद्र में 15 सालों तक सांसद रहे हैं। रेलवे और कृषि जैसे केंद्रीय मंत्रालय वो संभाल चुके हैं। और इन सब के बावजूद अगर अरविंद केजरीवाल के नाम पर विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार होने पर मुहर लग जाती है, तो उनका मुकाबला उस भारतीय जनता पार्टी से है जिसकी लोकसभा में 303 सीटें हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है। राज्यसभा में बीजेपी के पास 91 सांसद है, आम आदमी पार्टी के पास 10 सांसद है। बीजेपी और उसके सहयोगी जो लोग हैं, वो पार्टियां हैं, उनके देश के 18 राज्यों की 50% जनसंख्या पर राज है, जबकि अरविंद केजरीवाल सिर्फ 2 राज्यों के करीब 3.5% जनसंख्या पर सत्ता चलाते हैं। तो मुकाबला मुश्किल और कठिन है। लेकिन भविष्य के गर्त में क्या छिपा है, ये तो ना आप कह सकते हैं ना हम कह सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो पाएगा? यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। मेरा कोई प्रधानमंत्री बनने का वो नहीं है, मेरा कोई ये सब मुझे समझ नहीं आता। मैं 10-12 साल पहले
मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था मैं राजनीति में आऊँगा। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं कोई पार्टी बनाऊँगा, चुनाव लड़ूँगा। ये ऊपर वाले का कोई करिश्मा था, जनता का प्यार था कि आज ये जिम्मेदारी दी। इसी साल अप्रैल के महीने की शुरुआत में जब अरविंद केजरीवाल से उनकी 2024 की महत्वाकांक्षा पूछी गई थी तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन केजरीवाल जिसके लिए मना करते हैं वो करते जरूर हैं और यही उनकी छवि है। पीछे कई लोग खड़े हैं। याद कीजिए, साल 2014 दिल्ली में कांग्रेस के सहयोग से अरविंद केजरीवाल ने सरकार बना ली थी। लेकिन 49 दिन बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बनारस चले गए। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। चुनाव जीतने के लिए सब कुछ किया, खूब रैलियां की, गंगा स्नान किया, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। इसी बीच किसी ने स्याही भी फेंक दी थी। लेकिन इन सब के बावजूद अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के सामने बुरी तरह से हार गए। करीब 3,71,000 वोटों से केजरीवाल की हार हुई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली पर फोकस किया और फिर 2015 में दिल्ली में बड़े मार्जिन से चुनाव जीता। 2020 में फिर दिल्ली में बड़े मार्जिन से जीते। लेकिन लोकसभा में बीजेपी का विकल्प वो अभी तक नहीं बन पाए। यही वजह है कि 2014 के बाद 2019 में भी दिल्ली वालों ने 7 सीटों पर केजरीवाल के बजाय बीजेपी को ही चुना। लेकिन अब पंजाब जीत के बाद उनके मन में फिर से प्रधानमंत्री वाली महत्वाकांक्षा है। केजरीवाल भले ही इनकार करें, लेकिन उनके नेता उन्हें प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं। हमारा मकसद है पार्टी की सोच जो है वो देश में फैले। भले ही हम वहाँ ना जाएं, लेकिन हमारी सोच वहाँ जाए, वहाँ के लोग सरकार को मजबूर करें। देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद है अरविंद केजरीवाल। लोगों ने मौका दिया तो ज़रूर अरविंद केजरीवाल जी, हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द बड़े रोल में, प्रधानमंत्री के रोल में हम उन्हें देखें और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी के चाहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि असल लड़ाई तो उस विपक्ष की है जो बिखरा हुआ है। और तृणमूल कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि वो 2024 में विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा ममता बनर्जी को बनाना चाहते हैं। 24 में विकल्प फेस ममता बनर्जी हो सकती है। आपको याद रखने पड़ेगा कि बंगाल में 42 लोकसभा सीट है, तो यहाँ पर ममता बनर्जी का सॉलिड बेस है, उसके ऊपर वो बाहर जा सकती है। तो ये सब सवाल का तो पक्का कोई फैसला नहीं हुआ। ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल को पहले एक ऐसी पार्टी के रूप में देखा जाता था जो बुरी तरह से देश में पस्त कांग्रेस की जगह ले सकती थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की नैतिकता को लेकर वो छवि नहीं रही, जिसकी वजह से उनकी विचारधारा राजनीति से ऊपर मानी जाती थी। मेक इंडिया नंबर 1 इस प्रोग्राम को शुरू तो कर दिया है, लेकिन क्या मेक केजरीवाल एज पीएम फेस ये विपक्ष करेगा? ये बड़ा सवाल है। मास्टर स्ट्रोक पे अब नीतीश कुमार के सत्ता मोह का विश्लेषण करने, ये जानने की कोशिश करनी है कि सुशासन बाबू की छवि वाले नीतीश कुमार क्या सत्ता के लिए समझौतावादी भी हो गए हैं? विपक्ष कह रहा है कि सत्ता के लिए नीतीश कुमार ने आरजेडी का बाहुबली कल्चर स्वीकार कर लिया है। मौन स्वीकृति उसे मिल गई है, क्योंकि महागठबंधन सरकार बनने के बाद पहले अपराधियों दागियों का आनंद मंगल हो रहा है। बवाल क्यों हो रहा है, आप इस मामले को पहले समझ लीजिए। आरजेडी से विधायक कार्तिक कुमार बिहार के कानून मंत्री बने। आप कहेंगे तो 16 अगस्त को उन्होंने शपथ ली। सुनिए, 16 अगस्त को जिस दिन वो शपथ ले रहे थे, उस दिन उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था। क्यों? क्योंकि उन पर अपहरण का आरोप है। विपक्ष नीतीश कुमार पर पहला दाग तो यही लगा रहा है कि अपहरण केस में फरार आरोपी को सरकार में मंत्री बना रहे हैं आप। दूसरा दाग यह है कि उनके राज में बाहुबलियों का आनंद मंगल हो रहा है। आनंद, इस पर गौर कीजिए। बाहुबली आनंद मोहन 11 अगस्त को एक वारंट की तामील के लिए वो पटना लाए गए थे।
आनंद मोहन 11 अगस्त को अपने बेटे आरजेडी विधायक चेतन आनंद के घर पर जाते हैं। 13 अगस्त को खगड़िया के सर्किट हाउस में आनंद मोहन के रुकने की पुष्टि होती है, वो वहां रुकते हैं। जांच में यह भी पता लगता है कि वो खगड़िया के आरजेडी ऑफिस भी जाते हैं। आनंद मोहन गोपालगंज के डीएम की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इन दोनों मामलों पर सुशासन बाबू घिर गए हैं। विपक्ष इन दो घटनाओं के हवाले से ये कह रहा है कि नीतीश की जैसी संगत वैसी रंगत हो रही है। जंगल राज धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से लौट रहा है। नीतीश कुमार ने 2005 में जब दूसरी बार शपथ ली तो पूछा गया कि आपकी 3 प्राथमिकताएं क्या होंगी। नीतीश ने जवाब दिया था, सुशासन, सुशासन, सुशासन। बिहार की अराजकता की कलम से अपहरण, लूट, डकैती का अर्थशास्त्र लिखने वाले अपराधियों पर लगाम लगाकर सुशासन बाबू की जो छवि नीतीश कुमार ने अर्जित की थी, आज उसी पर सवाल है। मेरे प्रदेश बिहार में अपहरण, खौफ और वसूली का राज आ गया। अगर बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार सिंह के ऊपर अपहरण, वसूली, एक्सटॉर्शन का आरोप हो तो फिर तो जंगल राज आ गया ना। नीतीश जी, मैं आपको एक प्रकार से बेचारा देख रहा हूं। विपक्ष नीतीश कुमार की बेचारगी वाली तस्वीर खींच रहा है तो इस तस्वीर के चलते 16 अगस्त को बिहार में मंत्रालयों का बंटवारा हुआ तो आरजेडी विधायक कार्तिक सिंह ने बिना अनुराग, द्वेष, पक्षपात के अपने कर्तव्यों को निभाने की शपथ उठाई। लेकिन कानून की फाइलें कहती है कि 16 अगस्त को जब वो शपथ ले रहे थे, कानून के मुताबिक उनका कर्तव्य कोर्ट में सरेंडर करना था। ये देखिए, 16/2/2017 का पटना हाईकोर्ट का आदेश है। कार्तिकेय सिंह ने इस अपहरण में क्या भूमिका निभाई, ये विक्टिम ने 164 यानी मजिस्ट्रेट के सामने इस बात को स्पष्ट किया। तो ये है आज से 5 साल पहले का आदेश। उनको सरेंडर करना चाहिए था। जिस दिन महागठबंधन की सरकार बनी तो ये कहा गया कि बिहार में बहार है, सीएम फिर नीतीश कुमार है। लेकिन हफ्ता बीतते बीतते विपक्ष कह रहा है बिहार में नीतीश कुमार है और अपराधियों की बहार है। साहब, आपने एक दुर्दांत अपराधी के राइट हैंड मैन को, जिसके ऊपर खुद कई अपहरण इत्यादि के क्रिमिनल केसेस हैं, उसको आपने मंत्री बनाया, फिर कानून मंत्री बना दी। ये बड़ी शर्म की बात है साहब, मुख्यमंत्री को शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जानते ही नहीं है इस केस के बारे में। ये कदापि मैं नहीं मानता, एकदम कदापि विश्वास योग्य नहीं है। ये उसी क्षेत्र के हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अनंत सिंह कितना बड़ा दुर्दांत अपराधी है। अनंत सिंह पहले उनके पार्टी में ही था, तुरंत ड्रॉप कर देना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। बिहार की राजनीति में सुशासन पर सवाल बड़ा राजनीतिक भूचाल है। विपक्ष ने कार्तिक सिंह की शपथ को मुद्दा बनाया तो आरजेडी ने भी स्पष्टीकरण का मंच सजाया। जीरो टॉलरेंस और कानून का राज बिहार में स्थापित है। साफ सीधा संदेश है, कानून तोड़े हुए कानून आपको बख्शेगा नहीं। कानून जिन पर अप्लाई कर रहा है स्वाभाविक तौर पर कार्रवाइयां होगी अगर साक्ष्य सामने आएंगे तो। कानून की नजर में फरार और बिहार की सरकार में मंत्रालय के हिस्सेदार कार्तिक सिंह ने खुद इस मामले पर सफाई पेश कर दी है। हल्फनामा में सारा चीज दिया जाता है, चुनाव आयोग से कुछ छुपाया नहीं जाता है। अब अपने आप को बेकसूर मानते हैं? बेकसूर मानते हैं हम। कभी देखिए, केस होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन उसको साबित करना अलग बात है। हम लोग कोई केस में अभी तक मतलब हमारे पास ऐसा नहीं है। कार्तिक सिंह पर अपहरण का आरोप है,
2014 में कार्तिक सिंह पर राजीव रंजन नाम के व्यक्ति का अपहरण करने का आरोप लगा। कोर्ट के संज्ञान पर यह मामला बीहटा थाना में दर्ज किया गया। कोर्ट ने कार्तिक सिंह को पेश होने का वारंट जारी किया। मामला यही नहीं रुका। गिरफ्तारी से बचने के लिए कार्तिक सिंह ने अग्रिम जमानत की याचिका और केस खारिज करने की अपील भी की। 2017 में कार्तिक सिंह ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। 16 फरवरी 2017 के आदेश में हाईकोर्ट ने कार्तिक की जमानत याचिका खारिज कर दी। उसके बाद कार्तिक सिंह ने केस रुकवाने की याचिका दायर की। वो याचिका भी हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 2022 को खारिज कर दी। ये दोनों कॉपी हाई कोर्ट के उसी आदेश की है। इस मामले में कार्तिक सिंह की सफाई अपनी जगह है, लेकिन कानून के जानकार और अपहरण कांड में पीड़ित पक्ष के वकील क्या कहते हैं, सुनिए। 14/7/2022 को माननीय न्यायालय दानापुर ने कार्तिकेय कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है और उसके बाद उन्होंने उस कांड में अभी तक सरेंडर नहीं किया है। ये तो तय है कि वारंट न्यायालय द्वारा निर्गत किया गया है और पुलिस को भेजा गया है और वारंट एसएसपी पटना के माध्यम से भेजा गया है। संवैधानिक जो मत है वो भिन्न हो सकते हैं, लेकिन एक मॉरली ये करेक्ट पोजीशन नहीं होगा कि जो आदमी न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं है उसे मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जाए। यानी अब भी वो फरार है? एक तरीके से कहा जाए तो हाँ। कार्तिक की शपथ लेने वाली तस्वीर ही नीतीश कुमार की सुशासन पर सवाल नहीं बन गई है, बल्कि ये तस्वीरें भी हैं जिन्होंने सुशासन वाली छवि पर दाग लगा दिया है। बाहुबली आनंद मोहन गोपालगंज डीएम हत्याकांड में सहरसा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, लेकिन नीतीश के आरजेडी के साथ हाथ मिलाने के बाद सजा याफ्ता अपराधी सरकारी गेस्ट हाउस में माननीयों की तरह ठसक से ठहरे, लोगों से मिले भी, तस्वीरें भी खिंचवाई। वारंट जारी हुआ है सरकार की पे? नहीं, हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको अभी नहीं। जब कोई ऐसी जानकारी होगी देखिए, ऐसी जानकारी अभी नहीं पता। सुशासन बाबू को इस बात की जानकारी नहीं है कि कानून मंत्री कानून हाथ में लिए शपथ ले रहे थे। आनंद मोहन की खबर जो अभी आपने देखी वो एबीपी न्यूज़ ने ही सबसे पहले चलाई थी। खबर का असर हुआ। इस मामले में जेलर मृत्युंजय कुमार के साथ 2 वार्डन सस्पेंड कर दिए गए। बहरहाल विपक्ष को नीतीश की सुशासन वाली छवि पर सवाल उठाने का मौका तो मिल गया है। 2005 में जब नीतीश सीएम बने थे तो अपराधियों पर एक्शन हुआ था। नीतीश कुमार ने 2005 से 2010 वाले कार्यकाल में बाहुबली शहाबुद्दीन को जेल भेज दिया। बाहुबली आनंद मोहन को गोपालगंज डीएम हत्याकांड में सजा हुई। मुन्ना शुक्ला को गोपालगंज डीएम हत्याकांड में सजा हुई। पप्पू यादव को सीपीआई-एमएल नेता अजीत सरकार हत्याकांड में सजा हुई। सुनील पांडे को एक डॉक्टर के अपहरण कांड में सजा हुई। पहले 5 साल में 52,000 अपराधियों पर केस चले और सजा मुकर्रर हुई। इसी वजह से उनकी सुशासन वाली छवि बनी ना। लेकिन तेजस्वी से हाथ मिलाने के बाद इस छवि पर सवाल उठने लगे हैं। अब आगे बढ़ेंगे। मास्टर स्ट्रोक में बात उस अंतर्राष्ट्रीय संकट की समीक्षा की जो हर दिन दुनिया के और करीब आ रहा है। संकट चीन अमेरिका के बीच बढ़ती जंग की आग का है। ताइवान को लेकर अब तक आग उगल रही चीन को अमेरिका ने मिसाइलों वाला जवाब दिया है। दोनों से शोले भड़के तो उत्तर कोरिया ने भी शक्ति प्रदर्शन में देर नहीं लगाई। तो हुआ ना इस तरीके से पूर्वी एशिया अब जंग का वो मैदान जहां एक चिंगारी भी ऐसा युद्ध भड़का सकती है जिससे पूरी दुनिया में आग लगने का खतरा है। इस खतरे का हर छोटा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाना जरूरी है। एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय ताइवान इसीलिए पहुंच चुके हैं। वहां युद्ध के बादल कितने गहरे हैं और अगर चीन ने हमला बोला तो दुनिया में क्या होने वाला है, ये समझने के लिए अब इस रिपोर्ट पर गौर फरमाइए। ताइवान पर अब तक चीन आग उगल रहा था। अब अमेरिका दिखा रहा है दम।
महाशक्तियों में बढ़ी तकरार तो किम ने प्रहार किया। ताइवान पर चीन अमेरिका के तनाव की आंच अब दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रही है। विवाद की आग कैसे दुनिया का पारा चढ़ा रही है, ये आप इन 4 तस्वीरों से समझ लीजिए। ताइवान संकट के बादल किस तरह दुनिया को घेरते जा रहे हैं, इसका सबूत है ये तस्वीरें। चीन तो नैन्सी पेलोसी के दौरे से ही ताइवान के खिलाफ आग उगल रहा है। मंगलवार को अमेरिका का सब्र भी जवाब दे गया और उसने मिनटमैन 3 मिसाइल दाग दी। अमेरिका की मिसाइल की गरज ने किम जोंग उन को तिलमिला दिया और फिर उत्तर कोरिया ने 2 क्रूज मिसाइल से इसका जवाब दिया। पूर्व एशिया में भड़की इस आग का पारा अगले हफ्ते और चढ़ने वाला है, जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज शुरू होगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से यह पेशकश जरूर की गई थी कि एक देश 2 व्यवस्था का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। ताइवान को चीन में मिलाने के लिए ये सुविधा दी जा सकती है, लेकिन ताइवान इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ताइवान की जो सरकार है उसका साफ कहना है कि ये फॉर्मूला स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस फॉर्मूले का असर हांगकांग में देखा जा चुका है कि किस तरीके से 2 व्यवस्था बनाने के नाम पर चीन अपनी एक ही व्यवस्था लादने की कोशिश करता है। और इसीलिए ताइवान, जिसकी आबादी करीब 2 करोड़ 36 लाख है, वो इसे सीधे तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है और यही एक बड़ी टकराव की वजह इस समय बन रही है। साफ है कि ताइवान विवाद की आंच अब पूरे पूर्वी एशिया में पहुंच चुकी है और इसकी जड़ में है चीन की जमीन की भूख, जो कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है और अमेरिका को चीन की दादागिरी मंजूर नहीं है। इसीलिए दुनिया एक और जंग के बेहद करीब नजर आ रही है। जिस प्रकार से अमेरिका ने अभी तक एक्शन लिए हैं, अपना रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर 7th फ्लीट, अपने एक से एक आधुनिक जहाज वहां पर भेजे हुए हैं, साउथ चाइना सी में पर पूरी तरह से डोमिनेट किया हुआ है, और नैन्सी पेलोसी के विजिट, ताइवान को एक से एक आधुनिक हथियार देना, ये सब बता रहा है कि अमेरिका ने यहाँ पर जो स्टैंड ले रहा है वो यूक्रेन के स्टैंड से कहीं अलग रहेगा। ताइवान विवाद की आग में पूरी दुनिया के झुलसने का खतरा है, क्योंकि अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ कदम बढ़ाया तो फिर 1-2 नहीं बल्कि कई देशों से बारूद की बारिश होने का खतरा है। और इसे आप मैप से समझिए। चाइना के मेनलैंड से ताइवान की दूरी 130 किलोमीटर है। इसीलिए अगर चीन ने हमले का फैसला किया तो इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे से ही चीन ने जो रुख अपना रखा है, उससे ये तो साफ है कि जंग के लिए बस एक चिंगारी की ही जरूरत है। चीन लगातार ताइवान की सीमा में अपने लड़ाकू जहाज उड़ा रहा है। दरअसल नियमों के मुताबिक ताइवान के इर्द गिर्द समंदर की एक सीमा तक किसी भी जहाज के दाखिल होने से पहले उसे ताइवान को बताना होता है। इस सीमा को एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी एडिस कहते हैं। लेकिन चीन लगातार इस सीमा में दाखिल हो रहा है, वो भी ताइवान को बगैर बताए। चीन ने ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि हर दिन दर्जनों बार किया है और उसका ये कदम ताइवान पर हमले से महज एक कदम दूर है। चीन के जो लड़ाकू विमान हर रोज ताइवान की सीमा में दाखिल हो रहे हैं, उन्हें जिनपिंग का फरमान मिलते ही ताइवान में बारूद बरसाने में कुछ ही मिनट लगेंगे। और दूसरी तरफ चीन और ताइवान की दूरी इतनी कम है कि चीन युद्ध शुरू होते ही अपनी जमीन से ताइवान पर मिसाइलों की बारिश कर देगा। यानी अगर चीन ने हमला किया
तो पहला हमला बहुत ही बड़ा और तेज होगा और इसके बाद चीन फौरन अपने युद्धपोतों की मदद से ताइवान में सेना उतार सकता है। चीन शायद इसी रणनीति के दम पर ताइवान को तबाह करने की धमकी दे भी रहा है। हम ताइवान को चेतावनी देते हैं कि वो अगर दूसरे देशों की मदद से आजादी का ख्वाब देख रहे हैं तो इससे उनका ही विनाश होगा और हम ताइवान को तबाही की दुनिया में भेज देंगे। चीन ये चेतावनी ताइवान को जरूर दे रहा है, लेकिन उसके निशाने पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश है। चीन के लिए ताइवान पर हमला करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमले के बाद जवाबी कार्रवाई का मुकाबला करना चीन के लिए आसान नहीं होगा। अब जरा मैप से समझिए कि चीन ने अगर ताइवान पर हमला बोला तो कैसे उसे जवाब दिया जाएगा। ताइवान के करीब अमेरिका के दो सबसे बड़े सैन्य अड्डे हैं। पहला जापान का ओकिनावा बेस और दूसरा गुआम सैन्य अड्डा। ओकिनावा से ताइवान की दूरी महज 700 किलोमीटर है और इतनी दूर तक पहुंचना अमेरिका के लिए मिनटों का काम है। ऐसे में अमेरिका एक तरफ ओकिनावा से अपना सैन्य बेड़ा रवाना करेगा, दूसरी ओर गुआम से। ऐसी सूरत में जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया भी मदद के लिए उतर आएंगे। ताइवान इस चीज के दृढ़ संकल्प है कि उसने अपनी रक्षा करनी है और आज पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी हुई है। नाटो के पूरे देश खड़े हैं, अमेरिका खड़ा है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया ये उसके साथ खड़े हैं। ऐसे में ताइवान को बहुत बल मिलता है और ये सभी देश नहीं चाहेंगे कि चीन की विस्तारवादी नीति को और बल मिले। अगर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया जैसी ताकतें अमेरिका के साथ खड़ी हो गई तो फिर दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकत आमने सामने हो जाएंगी और ताइवान जंग का मैदान बन जाएगा। अमेरिका ने जब से ये साफ किया है कि वो अगर जरूरत पड़ी तो ताइवान की मदद के लिए फौजें भेजने से भी नहीं हिचकेगा और ऐसे में जबकि चीन का कहना है कि ये उसका अंदरूनी मामला है, वो ताइवान पर दावा करता है, ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, तो और ऐसे में ताइवान के अंदर लोग इसी तरीके से सामान्य रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर एक खतरा जरूर मंडरा रहा है और खतरा है युद्ध का खतरा। कैमरामैन सचिन कपूर के साथ प्रणय उपाध्याय, ताइपे, ताइवान, एबीपी न्यूज़। तो इस होने वाली जंग पर हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ना हो, इस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।